हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंकिता अग्रवाल। सो इस पर्टिकुलर क्लास में जो हम टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं वो है डायरेक्टर्स, और ये टॉपिक रेलेवेंट है आपके नेक्स्ट अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए, दैट इज़ जून 21, और सीए स्टूडेंट्स के लिए मई 21 अगर एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए रेलेवेंट है। ठीक है, सो इसका हम क्विक रिवीजन करेंगे इन टैबुलर फॉर्म कि ताकि आपको, अगर आपने पहले रिवाइज किया हुआ है तो भी इजी हो जाए, और अगर रिवाइज नहीं किया हुआ है तो भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि डायरेक्टर्स में किस तरीके से हमको पढ़ना है। तो ये टैबुलर चार्ट फॉर्म बनाया है, आप साइड बाय साइड मेरे साथ इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं आप मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पे या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जैसे कि आप देख रहे हो, ये चैप्टर डायरेक्टर्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। जैसे फर्स्ट है आपका, 1 सेकेंड ना, तो फर्स्ट जो आपका है ये है ए सेक्शन। ठीक है, ए पार्ट, जिसमें कि हमें ये देखना है कि प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स डायरेक्टर्स की क्या हैं, उसके पास क्या होना चाहिए। बेसिकली 3 रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए, हमें देखनी है। अगर हमें किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, किसी भी इंडिविजुअल को एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अपॉइंट करना है, तो उसके पास डिन होना चाहिए। टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, किस कैटेगरी में उसको अपॉइंट करना है ना कंपनी, एंड कहीं वो डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है। डिस्क्वालीफाइड का सेक्शन कौन सा है? 164। 164 के अकॉर्डिंग वो डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है फॉर बिकमिंग अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी है जो आपको सबसे पहले देखना है। सेकेंड कैटेगरी है, अब हमें पता चल गया कि भाई उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर रहा है, बट उसकी अपॉइंटमेंट किस तरीके से करनी है। तो उसकी अपॉइंटमेंट होने के बाद उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उसके राइट्स क्या हैं, लोन्स, डिस्क्लोजर्स, ये हमको देखना है इसमें। और सी कैटेगरी जो कहती है वो कहती है कि रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, हमें किस तरीके से, अगर रिमूव करने की ज़रूरत पड़ी या उसका टेन्योर ख़त्म हो गया जो भी है, तो उसको हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं कंपनी से, वेकेट कर सकते हैं, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, रिमूवल। तो ये कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में चार्ट दिमाग में रखना है याद, कि अगर हम डायरेक्टर्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो डायरेक्टर्स जो है ना एक बहुत वाइड टॉपिक है, और बच्चे इसको पढ़ के ना, मतलब थोड़े से उनको ये होता है कि बहुत सिलेबस है, और जब तक ये चीज़ समझ में आती है ना, जैसे कि उन्होंने डिन पढ़ा तो वो कंफ्यूज हो गया, अरे भाई डिन क्या था क्या नहीं था। आपको ये टैबुलर फॉर्म दिमाग में रखनी है और इस तरीके से प्रोसीड करना है, क्योंकि इस टॉपिक में जो डायरेक्टर्स के कम से कम आपके मॉड्यूल के हिसाब से तो मैं नहीं कहूँगी, बट अगर मैं सेग्रीगेट करूँ तो उसमें कम से कम नहीं तो 10 टॉपिक्स हैं। ये देखो, इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टॉपिक्स हैं जो आपको इंडिविजुअली पढ़ने, लाइक अ चैप्टर। बहुत टीचर्स होते हैं अलग अलग चैप्टर कर देते हैं, और उसमें आपको तो 11 टॉपिक्स हैं ये आपको पढ़ने हैं, और ये अपने आप में बहुत वाइड है। प्लस इससे रिलेटेड जो आपका सेक्शन आता है रेम्यूनरेशन का, रेम्यूनरेशन जो आपका सेक्शन 197 है, वो भी अपने आप में पूरा फुल फ्लेज्ड चैप्टर है। ठीक है, उसमें भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, शेड्यूल 5 है, 197 है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो अभी उसको हम बाद में देखेंगे, बट आपको फर्स्ट ये चीज़ दिमाग में रखनी है, साइड बाय साइड प्लीज़ नोट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम आते हैं डिन पे। प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स, हमारी प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है, प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स, देखो इस पूरे टॉपिक को आप अभी स्टूडेंट हो, सीएस बन जाओगे कुछ टाइम में, आपको अपने आप को एज अ सीएस देखना है। ठीक है, और क्या है कि आप एक कंपनी में हो, सीएस अपॉइंटेड हो, और आपको ये देखना है कि एक इंडिविजुअल है लाइक मिस्टर ए, एक इंडिविजुअल है मिस्टर ए, अब आपको उसको अपॉइंट करना है इन अ कंपनी। तो सबसे पहले आप उसकी क्या देखोगे? प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स देखोगे कि वो फिट होता है या नहीं होता है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ही शुड हैव डिन। अगर एक इंडिविजुअल की एप्लीकेशन आती है, कि एप्लीकेशन इन द सेंस आपकी ही कंपनी का कोई
है पोस्ट पे और उसको अपॉइंट करना है एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि उसके पास डिन है या नहीं। अगर डिन नहीं है तो आप उसके बिहाफ पे कैसे अवेल करा सकते हो डिन, कैसे एक्वायर करा सकते हो डिन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी हमारी किस सेक्शन में है, 153 सेक्शन। प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन ऑफ अलॉटमेंट हम किसको देते हैं, सीजी को देते हैं, ठीक है। वहां से फिर इंटीमेशन होती है, सॉरी वहां से फिर वो रिप्लाई देते हैं विद इन 1 मंथ, ठीक है। फिर इंटीमेशन ऑफ चेंजेस इफ एनी, अगर इन फ्यूचर में कुछ चेंजेस आते हैं लाइक चेंज इन एड्रेस और वॉट एवर जो आपकी केवाईसी टाइप से होती है, तो वो उसका जो फॉर्म होता है वो कौन सा फॉर्म होता है वो देखेंगे हम, ठीक है। कैंसिलेशन, सरेंडर, डीएक्टिवेशन अगर हमें डिन का करना है तो हम वो देखेंगे। ऑब्लिगेशन टू ऑब्टेन डिन, कंपनी टू इन्फॉर्म डिन टू द रजिस्ट्रार। अब कंपनी ने तो, जैसे आप सीएस हो, आपने एक इंडिविजुअल मिस्टर ए को अपॉइंट कर लिया डिन के लिए, बट ये चीज आप रजिस्ट्रार को भी तो इन्फॉर्म करोगे, मतलब कंपनी इन्फॉर्म करेगी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। यू शुड इंटीमेट हुम, इन्फॉर्म हुम, आरओसी, ठीक है। फिर डायरेक्टर टू इंटीमेट डिन, डायरेक्टर इंटीमेट करेगा डिन, ठीक है। तो ये कुछ फर्दर चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम इसको 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स अभी देख देते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डिन। डिन क्या है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक डायरेक्टर इज इक्वल टू 1 डिन। इस पे केस स्टडी भी आ जाती है, एक डायरेक्टर एक से ज्यादा डिन नहीं ऑब्टेन कर सकता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, सेक्शन 153। उसमें क्या होता है, कोई भी एक इंडिविजुअल है, हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं मिस्टर ए। तो मिस्टर ए क्या करेगा, एप्लीकेशन करेगा किसमें, DIR 3, ठीक है। DIR 3 में वो अप्लाई करेगा फॉर डिन। तो इसमें फॉर्म नंबर एज में भी प्रिस्क्राइब्ड जो फी होगी किसको करेगा, सीजी को करेगा। उसके बाद आपका क्या आता है, नो रिक्वायरमेंट फॉर डिन, मतलब जो आपकी आइडेंटिफिकेशन नंबर है, सब कुछ है वो आप उसमें, मतलब सारी इंफॉर्मेशन है वो आपको चली जाएगी। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जो सीजी है वो फर्दर 1 मंथ में आपको क्या करेगा, अलॉट करेगा डिन, विद इन 1 मंथ आपको वो अलॉट करेगा डिन, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिविजुअल, जैसे मैंने आपको बताया प्रोविजन क्या है कि एक डायरेक्टर के पास एक ही डिन होगा, ठीक है। फिर विद इन 1 मंथ एग्जिस्टिंग डायरेक्टर इंटीमेट डिन विद इन 1 मंथ और रिसिप्ट ऑफ डिन। जब भी डिन आएगा, ठीक है, मतलब जैसे उसके पास डिन आ गया तो जितनी भी कंपनीज में वो अपॉइंट होना चाहता है वो उसको बता देगा कि भैया ये डिन है मेरा। ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी टू इन्फॉर्म डिन टू आरओसी विद इन 15 डेज। 15 डेज ये क्या है, कंपनी है, मैंने बताया ना कि उसको इंटीमेट करना है, तो विद इन 15 डेज ऑफ दिस टू आरओसी अंडर सेक्शन 156 के अंदर। अगर कोई ये चीजें नहीं करता है तो उसकी पनिशमेंट है, ठीक है। अब पनिशमेंट में वही आपकी फाइन पेनल्टी जो भी होता है, मतलब क्योंकि चेंज हो गया है, फाइन की जगह पेनल्टी हो गया, पेनल्टी की जगह फाइन हो गया, तो जो पेनल्टी है, इसमें जो पेनल्टी है वो आपकी जाएगी अगर आपने इसमें डिफॉल्ट किया तो, कंपनी प्लस ऑफिसर्स। देखो फ्रेंकली स्पीकिंग, पनिश जो पेनल्टीज होती हैं इनका अमाउंट कभी भी याद नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपको याद हो जाता है, अगर आप इसमें नहीं मतलब कंफ्यूज होते हो और आपको इंडिविजुअल सेक्शंस की पेनल्टीज याद हैं तो वेल एंड गुड, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट अगर आपको याद नहीं होती है तो, और आपको आ जाता है क्वेश्चन, तो एज में भी प्रिस्क्राइब लिख दो, लेकिन छोड़ के मत आओ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं याद है तो एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, फाइन है, पेनल्टी क्या है, और हमेशा 2 लोगों पे लगती है, कंपनी एंड ऑफिसर्स। तो इतना तो आप 2-3 लाइन लिख ही सकते हो, ठीक है। ये मैं उस केस में कह रही हूँ जब आपको याद नहीं हो बिल्कुल भी, तो एज में भी प्रिस्क्राइब लिख दो अंडर कंपनीज एक्ट, और कंपनी पे भी लगती है पेनल्टी या फाइन और ऑफिसर्स पे भी लगता है, ठीक है। अब
ठीक है, तो ये आपका दिन का मैटर था कि दिन में जो जो आपकी वो थी। अब अगर इसमें कोई चेंजेस आते हैं, ठीक है, इंटीमेट चेंजेस, मैंने चेंजेस की बात करी थी, तो अगर इसमें कोई चेंजेस आते हैं तो हम किस चीज़ को कौन से फॉर्म में चेंजेस इंटीमेट करेंगे? DIR6, DIR6 में हमें क्या करना है? हमें चेंजेस को इंटीमेट करना है टू CG विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज। अगर मान लीजिए ये मिस्टर ए की बात हो रही है ना, तब से, हाँ मिस्टर ए है, इसका एड्रेस चेंज हो गया, तो जिस दिन चेंज हुआ उसके 30 डेज के अंदर अंदर वो DIR6 फाइल करेगा टू CG, ठीक है, टू CG फाइल करेगा और उसमें बताएगा चेंज कि भाई ऐसा ऐसा मेरा एड्रेस चेंज हो गया है। ठीक है, और फॉर्म का तो देखो आपको पता ही है, जब आप MCA से डाउनलोड करोगे DIR6 तो आपको उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि भाई ऐसे ऐसे DIR6 में क्या क्या अटैचमेंट्स देनी है, क्या देना है, और उसके अकॉर्डिंग आप इसको फाइल कर दोगे। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है, DIR3 KYC, ठीक है, DIR3 KYC भी आपको जाता है कि मतलब उसका जैसे हर चीज की KYC होती है ऐसे ही इसका जाता है। तो बेसिकली आपको जो इसमें सेक्शंस याद करने हैं, सॉरी जो फॉर्म्स याद करने हैं वो करने हैं आपको DIR3 पहला, ठीक है, फिर DIR3 KYC और DIR6, ये 3 फॉर्म्स आपको याद होने चाहिए। DIR3 में आपने अप्लाई किया, ये आपका KYC हो गया, और DIR6 में आपने क्या किया? चेंज को इंटीमेट किया, ठीक है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज कि अगर आपका DIR3 का KYC नहीं होता है तो आपका जो दिन है वो डीएक्टिवेट कर सकता है, डीएक्टिवेट हो सकता है, बिकॉज ये आपका मैंडेटरी है 30 सितंबर के बाद, ठीक है, ऑफ दैट फाइनल, मतलब जब भी ये DIR3 KYC का फॉर्म आया था उसके बाद ये भी मैंडेटरी है कि आपको ये कराना ही कराना है KYC। इन केस अगर आप नहीं कराते हो तो आपका दिन जो है वो डीएक्टिवेट हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? सारी चीजें ये पढ़ ली हमने कि किस तरीके से हमें दिन को एक्वायर करना है, दिन में अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो क्या होता है, और दिन डीएक्टिवेट किस वजह से हो सकता है, ठीक है। ठीक है, अभी तक इसमें कोई अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा क्या था? नेक्स्ट दिन हो गया। अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। देखो टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको सबसे पहले क्या देखना है? आपको सबसे पहले देखना है कि आप डायरेक्टर एक इंडिविजुअल को अपॉइंट कर रहे हो, तो डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएगा, उसके लिए दिन होना चाहिए, वो हमारा पॉइंट जो है वो खत्म हो गया। अब किस टाइप का डायरेक्टर? डायरेक्टर्स हमारे कंपनी में काफी होते हैं। कैसे होते हैं? किस किस टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स पे। देखो सबसे पहले क्या है? फर्स्ट डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर जो आपके MOA AOA में होंगे, ठीक है। रेजिडेंट डायरेक्टर, विमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी, ठीक है। ये 161A टू B क्लॉजेज होते हैं आपके। ये सेक्शन 149, ये आई थिंक 151, ठीक है। विमेन डायरेक्टर भी ऐसी 149 समथिंग है, ये सारे इसके ये हैं, ठीक है। सो
ये आपके डायरेक्टर्स हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया जो आपके फर्स्ट डायरेक्टर हैं, ये फर्स्ट डायरेक्टर कौन से डायरेक्टर हैं? फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं जो आपके एमओए एओ में होते हैं एट टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, जिनका नाम जाता है वही आपके फर्स्ट सब्सक्राइबर्स टू दी शेयर्स होते हैं, और अगर डायरेक्टर्स हैं तो वही आपके डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब सेकंड आपका आता है इंडियन रेजिडेंट डायरेक्टर, सेक्शन 149 सब सेक्शन 3। ये क्या कहता है? रेजिडेंट, देखो ये जो चल रही है पूरी रिविजनरी क्लास चल रही है, तो अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, और अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको एक क्रक्स मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि ये इस तरीके से प्रोसीड होता है, इस फॉर्मेट में प्रोसीड होता है। ठीक है, देखो रेजिडेंट डायरेक्टर, ये जो टर्म रेजिडेंट है ये आपने बहुत बार मतलब टेक्स्ट में भी पढ़ी होगी, सब जगह आपने पढ़ी होगी कि ये जो रेजिडेंट है उसका मतलब क्या है। देखो स्टेज इन इंडिया 182 डेज, आपने सुना होगा टर्म 182 डेज। 182 डेज अगर कोई भी इंडिविजुअल अपनी कंट्री में स्टे करता है इन दैट फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर, तो उसको हम रेजिडेंट डायरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट वन डायरेक्टर वो इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 149 सबसेक्शन 1। अब मोर देन इक्वल टू 182 डेज। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन हो गई। अब हमने फर्स्ट डायरेक्टर समझ में आ गया, रेजिडेंट डायरेक्टर समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं विमेन डायरेक्टर की। विमेन डायरेक्टर जो है एप्लीकेबिलिटी, देखो इन सबकी एप्लीकेबिलिटी आपको ध्यान में रखनी है। एप्लीकेबिलिटी जो विमेन डायरेक्टर पे है वो है लिस्टेड कंपनी। ठीक है, लिस्टेड कंपनी प्लस पब्लिक कंपनी। अब मैं इसको अलग से बताती हूँ। विमेन डायरेक्टर, ठीक है, सबसे पहले इसका जो सेक्शन है वो है आपका 149 सबसेक्शन 1। ठीक है, 149 सेक्शन है। अब इसमें एप्लीकेबिलिटी क्या है? सबसे पहले लिस्टेड कंपनी, हर एक लिस्टेड कंपनी को एक विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है। सेकंड पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन और इक्वल टू 100 करोड़। इसकी अगर आपकी क्या है पेड अप शेयर कैपिटल, अगर आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, ये वाला जो साइन होता है ना वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए मैं ये वाला लगाती हूँ कि इससे बच्चे को समझ में आ जाए, इक्वल और ग्रेटर देन। ठीक है, और थर्ड है आपका टर्नओवर। टर्नओवर जो आपका है वो मोर देन इक्वल टू 300 करोड़। ठीक है, अगर ये कैटेगरी में फॉल करते हो और पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर क्या है, आपको लेटेस्ट बैलेंस शीट के हिसाब से चलना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि कोई भी अगर कंपनी है जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया, लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 100 करोड़ और टर्नओवर 300 करोड़, तो उसको अपॉइंट एटलीस्ट वन विमेन डायरेक्टर, एटलीस्ट वन विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है। और अगर आपकी कंपनी, देखो एक तो ना 2013 वाली जो चीज़ है वो बहुत पहले चली गई है, तो मैं तब भी आपको बता देती हूँ। जो कंपनी 2013 एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, 2013 एक्ट आया था, उसके बाद अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो विदिन 6 मंथ्स अगर वो इस कैटेगरी में फॉल करती है तो शुड अपॉइंट एटलीस्ट वन विमेन डायरेक्टर। ठीक है, और इफ वैकेंसी अराइजेस इन इमीडिएटली नेक्स्ट बीएम विदिन 3 months विच एवर इज लेटर। अगर आपकी, ये तो आपका न्यूली अपॉइंटेड हो गया, लेकिन अगर टाइम के साथ आपकी वैकेंसी हो जाती है राइज, ठीक है, वैकेंसी हो गई तो 3 months नेक्स्ट बीएम और 3 months विच एवर इज
लेटर, ठीक है, विच एवर इज लेटर। तो ये चीज ध्यान में रखो। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने डिन पढ़ लिया, डिन के बाद हमने टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स पढ़े। टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स में सबसे पहले क्या था हमारा फर्स्ट डायरेक्टर, सेकंड हमारा क्या था रेजिडेंट डायरेक्टर जिसमें 182 डेज थे, और थर्ड हमारा है विमेन डायरेक्टर। विमेन डायरेक्टर की मैंने आपको ये चीज बता दी, ठीक है। अब हम देखते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थोड़ा सा ना बड़ा है तो उसको हम लास्ट में लेंगे। अब हम इसमें कर लेते हैं ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर एंड कैजुअल वैकेंसी, ठीक है। ये चार चीजें हम करते हैं साइड बाय साइड। आप प्लीज इसको नोट करते जाना, ठीक है। तो हमने क्या करा, देखो अब तो पहली चीज ये जो आपका है 161 सेक्शन है जो आपका फर्दर डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में। फर्स्ट सेकंड सब सेक्शंस हैं ये, ठीक है, वो A to D नहीं है। तो 161(1) इसमें क्या है, कौन है आपका एडिशनल डायरेक्टर। इसमें ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाऊंगी आपको। ये है आपका नॉमिनी डायरेक्टर और ऑल्टरनेट, और ये है आपका कैजुअल वैकेंसी, ठीक है ना। फर्स्ट इज एडिशनल डायरेक्टर। देखो एडिशनल डायरेक्टर का हम जो समझते हैं वो क्या कहते हैं कि हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो तो हैं, मतलब अगर हमारे पास जो डायरेक्टर्स हैं वो तो हैं, प्लस हमने एक और डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया, ठीक है, ये वाली बात होती है। ऑल्टरनेटिव किसी की एब्सेंस में, कि अगर हमारे पास ये था इसकी एब्सेंस में एक और हमने अपॉइंट कर लिया तो मतलब ये खत्म हो गया। नॉमिनी डायरेक्टर्स होते हैं जो मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं, हम ये बोल सकते हैं। इंडिपेंडेंट उससे कंफ्यूज मत करना। नॉमिनी डायरेक्टर्स होते हैं जो बैंक्स वगैरह के होते हैं, जो हमारी उसमें जैसे लोन्स हमने किसी से ले रखा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमने ले रखा है, बैंक से ले रखा है, तो उसका कोई एक डायरेक्टर हमारी कंपनी में अपॉइंट होगा टू ओवरव्यू कि हमने जो पैसा ले रखा है वो हमारा कहाँ लग रहा है, तो वो तो ऑब्वियसली लिखेंगे कि उनका हमने उनसे लोन ले रखा है। कैजुअल वैकेंसी हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंटेड। सबसे पहली चीज, इसे कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एडिशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेकंड, व्हेन इज अपॉइंटमेंट नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अब अगर कोई डायरेक्टर अपॉइंट ही नहीं हुआ, पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, अगर वो इंडिविजुअल है वो फेल हो जाता है अपॉइंट होना एज डायरेक्टर, तो वो एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकता। अगर जैसे मैंने आपको अभी पूरा प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट बताया, उसमें मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि इंडिविजुअल जो है वो टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट होगा, ठीक है, बट कोई इंडिविजुअल है अगर वो डिस्क्वालीफाइड है या वो अपॉइंट ही नहीं हो सकता एज डायरेक्टर, नॉर्मल डायरेक्टर, तो वो एडिशनल डायरेक्टर भी अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। फर्स्ट चीज, अपॉइंट कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेकंड, अगर पर्सन फेल हो जाता है टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, देन ही कैन नॉट अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है, क्योंकि वरना उसको क्या मिल जाएगा, लूप होल मिल जाएगा कि मैं अगर इस तरह डिस्क्वालीफाइड हूँ बट अगर मैं एडिशनल डायरेक्टर बन जाता हूँ तो मैं काम कर सकता हूँ। तो वो जो लूप होल था उसको एक्ट ने खत्म कर दिया, मतलब कोई चांस नहीं छोड़ा, ठीक है। अच्छा, अपॉइंटमेंट जो होगी ये आपके कंपनी के आर्टिकल्स में होनी चाहिए, ऑथराइज्ड बाय AOA, ठीक है। फिर पीरियड क्या, अगर हम इसको करते हैं तो इसका जो है टेन्योर कब तक रहेगा, ठीक है, तो इसका टेन्योर रहेगा जिसमें सब होता है आपकी AGM और नेक्स्ट AGM जो होगी आपकी नेक्स्ट AGM, और अप टू द लास्ट डेट ऑन विच AGM शुड हैव बीन हेल्ड। मतलब ऐसा भी नहीं है
इसमें एक और लूप होल क्या था कि मतलब हो सकता है केस स्टडी प्रैक्टिकल अप्रोच से सोचो। सबसे पहले तो आपका क्या खत्म कर दिया कि अगर कोई इंडिविजुअल अपॉइंट नहीं हो सकता एज डायरेक्टर तो उसको एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। सेकंड क्या है कि अगर टेन्योर है नेक्स्ट एजीएम तक तो वो रहना चाहिए, उसके बाद उसको ऑटोमेटिकली हटा दो। बट अगर नेक्स्ट एजीएम हुई नहीं तो क्या वो चलता रहेगा? नहीं। तो फिर क्या होगा कि जो भी उसकी डेट है, डेट ऑफ एजीएम, ठीक है, लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, तो अगर जो होती तो वो एजीएम, ठीक है। आप एक चीज ध्यान से देखना, MGT 7 खोलना। MGT 7 जब आप ओपन करोगे उस फॉर्म में दो चीजें होती हैं। एक चीज होती है आपकी डेट ऑफ एजीएम और ड्यू डेट ऑफ एजीएम, ठीक है, कि मतलब एजीएम आपने कभी भी कर ली। लाइक अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो हमारे सितंबर आती है, 9 महीने जो होते हैं, सितंबर 6 महीने जो होते हैं, फ्रॉम दिस अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने होते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो उसमें जो है आपका सितंबर आता है, लेकिन उसमें दो सेक्शंस इसलिए दिए जाते हैं कि फर्स्ट आपकी डेट ऑफ एजीएम आपने कब करी, आपने 20 तारीख सितंबर को कर ली, ठीक है, बट आपकी जो ड्यू डेट थी वो कब थी? 30 सितंबर। तो इसलिए होता है, तो वही है ड्यू डेट कब हेल्ड होनी थी और एक नेक्स्ट एजीएम। तो एडिशनल डायरेक्टर तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एडिशनल डायरेक्टर क्या है। इसमें मेन चीज जो है ना, जो केस स्टडी बनती है वो बनती है इससे, इंडिविजुअल डायरेक्टर है या नहीं है उस पर आपकी केस स्टडी बन जाती है। तो मेक श्योर कि ये वाला पॉइंट आप मिस ना करो और इसको ध्यान में रखो, ठीक है। ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर क्या होता है? देखो, अपॉइंट तो आपको बोर्ड ही करेगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर टू एक्ट ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर फॉर पीरियड नॉट लेस देन 3 मंथ्स फ्रॉम इंडिया। देखो, ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? मैंने बोला कि ये नहीं है, इसकी जगह पे आप ये काम कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल में होता था ना, सब्स्टिट्यूट टीचर लगती थी कि एक टीचर नहीं आई है तो उसका सब्स्टिट्यूट हो रहा है कि ये टीचर नहीं आई तो ये वाली टीचर जब तक नहीं आती है तब तक वो पढ़ाएगी। ऐसा होता था, कई बहुत स्कूल्स में होता था ऐसे, ठीक है। मेरे स्कूल में पर्सनल नहीं होता था, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर जो माइंड में सबसे पहली चीज आएगी, जो ओरिजिनल डायरेक्टर है उसकी जगह आपने दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिया और वो उसी टाइम तक रहेगा जब तक वो नहीं आता, ठीक है। तो इसमें जो लैंग्वेज में मैं पढ़ के बताती हूँ, बोर्ड इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट एनी पर्सन एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर टू एक्ट ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर, ठीक है। ओरिजिनल टीचर हमारी नहीं आई है, उस टीचर के बिहाफ पे हमने एक एडिशनल सब्स्टिट्यूट, आप बोल सकते हो, लिखना नहीं है, सब्स्टिट्यूट अपॉइंट किया है फॉर द पीरियड नॉट लेस देन 3 मंथ्स फ्रॉम इंडिया। अगर वो एब्सेंट है, इंडिया में नहीं है उसके उसमें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन के लिए कोई नहीं आया और आपने अपॉइंट कर लिया दूसरा एडिशनल, नहीं, 3 मंथ्स कम से कम होने चाहिए, नॉट लेस देन 3 मंथ्स। अब 3 मंथ्स क्या है? 3 मंथ्स वो टाइम है जिसमें वो एब्सेंट है। अब अगर एक टीचर की मैं आपको एग्जांपल लेके चल रही हूँ, एक टीचर है, उसको 1 हफ्ते नहीं आई वो, ठीक है, चल गया, 2 हफ्ते नहीं आई, चल गया, कोई सब्स्टिट्यूट की जरूरत नहीं है। बट 3 महीने अगर वो टीचर नहीं आती है तो उससे क्या होगा? उससे लॉस होगा, बच्चों का सिलेबस नहीं पूरा हो पाएगा टाइम पे। तो अगर 3 मंथ्स तक नहीं आती है, ठीक है, लेकिन 3 मंथ से अगर ज्यादा हो रहा है और वो टीचर प्रेजेंट नहीं है तो बच्चों का लॉस ना हो, काम में डिले ना हो, तो हमें क्या करना है? हमें एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करना है, ऑल्टरनेट टीचर अपॉइंट करना है, ठीक है। इस चीज को इस तरीके से समझो। अब रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कुछ कुछ, अब पर्सन अच्छा, देखो, अब इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, मैं आपको बताती हूँ। रिस्ट्रिक्शंस ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। पहली चीज, अगर वो डायरेक्टर ऑलरेडी होल्ड कर रहा है पोजीशन एज ऑल्टरनेट फॉर एनी अदर डायरेक्टर इन द सेम कंपनी, ठीक है, और एनी डायरेक्टरशिप इन द सेम कंपनी। मतलब या तो वो डायरेक्टर, देखो ऊपर मैंने तुम्हें क्या पढ़ के बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर हो। सबसे पहली चीज, इट इज नॉट नेसेसरी टू बी अ डायरेक्टर बिफोर अपॉइंटिंग एज अ ऑल्टरनेट डायरेक्टर। आप किसी भी बंदे को अपॉइंट कर सकते हो एज ऑल्टरनेट डायरेक्टर, अनलाइक इन केस ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। ये चीज दिमाग में रखना
क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस यही हैं, अगर वो ऑलरेडी उस कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है या फिर उस कंपनी में किसी और डायरेक्टर, मतलब मैं आपको समझाती हूँ, ये मिस्टर एक्स है, ठीक है, और हम मिस्टर ए की बात कर रहे हैं, तब से मिस्टर ए अपॉइंटेड है, ठीक है। अब मिस्टर ए क्या है, मिस्टर ए 4 मंथ्स के लिए यूएस चला गया, ठीक है। अब हमारी कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट हुई कि भाई हमारी कंपनी को एक डायरेक्टर की ज़रूरत है। तो क्या हुआ, मिस्टर एक्स ऑलरेडी डायरेक्टर था इस कंपनी में, तो हम उसको और नहीं कर सकते, ठीक है। मिस्टर एक्स ऑलरेडी डायरेक्टर है कंपनी में, तो हम उसको नहीं अपॉइंट कर सकते। अगर वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है मिस्टर बी का, अगर मिस्टर एक्स ऑल्टरनेट डायरेक्टर है मिस्टर बी का, तो मिस्टर ए के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता। तो हम किसी भी बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं, बट ये रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। अब ये जो डायरेक्टर है, इसमें एक चीज और आएगी, इसको अच्छे से समझना, कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर नीड नॉट टू बी अ डायरेक्टर, मतलब वो हो ही नहीं सकता डायरेक्टर, ठीक है। एक कंडीशन है, एक एक्सेप्शन है, अगर ये मिस्टर एक्स डायरेक्टर है, ठीक है, सॉरी एक्सेप्शन नहीं है, मिस्टर एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए अपॉइंट हो सकता है, कब, नहीं सॉरी, एक सेकंड, हम मिस्टर ए की बात कर रहे हैं। मिस्टर ए तो हमारे इंडिया में ही नहीं है, मिस्टर एक्स जो है हम उसको कर रहे हैं। अगर वो डायरेक्टर है तो वो अपॉइंट नहीं होगा, अगर वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है किसी और का, लाइक मिस्टर बी के लिए वो ऑलरेडी ऑल्टरनेट डायरेक्टर है, तो वो भी नहीं अपॉइंट हो सकता। बट अब मिस्टर एक्स क्या है, वो इंडिविजुअल है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल है, कुछ नहीं है, वो डायरेक्टर वगैरह कुछ नहीं है, और उसको हम ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी। तो वो तभी ऑल्टरनेट डायरेक्टर रिप्लेसमेंट हो सकती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, जब वो क्वालिफिकेशन 149 सबसेक्शन 6 के हिसाब से क्वालिफाइड हो टू बी एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो वो होगा, मतलब उसकी कोई भी कनेक्शन नहीं होने चाहिए विद द कंपनी, क्योंकि मिस्टर एक्स क्या है, एक इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वही चीज है, इसको भी हम क्या करेंगे, इसमें भी ये था डायरेक्टर अगर हो तो, ठीक है, ये जनरल मीटिंग में एसआर पास होगा, ठीक है, रेजोल्यूशन पास्ड इन जनरल मीटिंग, और आर्टिकल्स, रेजोल्यूशन पास होगा और आर्टिकल्स में होना चाहिए, नॉट बियॉन्ड द टर्म परमिसिबल ओरिजिनल डायरेक्टर, वैकेशन ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न्स बैक टू इंडिया, जितना भी टर्म है। अब मिस्टर ए गया, मिस्टर ए का जो एक्चुअल टेन्योर है वो हो सकता है 4 महीने रह गया हो, तो 4 महीने के लिए तो बाहर गया था, उसके बाद आगे 4 महीने रह गया हो तो उतना होल्ड करेगा, और जो भी आपका वापस आ जाता है तो, ठीक है। तो मतलब जो उसका एक्चुअल टेन्योर था, ओरिजिनल डायरेक्टर का जो एक्चुअल टेन्योर था, या तो वो, या फिर जितने टाइम के लिए वो बाहर गया है वो, ठीक है, वो। और अगर इसकी रीअपॉइंटमेंट होनी है, मिस्टर ए की अगर रीअपॉइंटमेंट होनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिस्टर एक्स की भी रीअपॉइंटमेंट हो जाएगी, क्योंकि वो तो ऑल्टरनेटिव है, वो उसकी जगह पे आया हुआ है, ठीक है। अब एक बार फिर से मैं एक बार इस चीज को समअप कर देती हूँ कि रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है और क्या कंडीशंस हैं। देखो, सबसे पहले ये जो हमारा है 161 सबसेक्शन 2 में हम ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर पढ़ते हैं, और इसको आप याद रखना अपने एक स्कूल टीचर के हिसाब से, कि अगर स्कूल टीचर है और वो 3 महीने तक नहीं आती है तो कोई बात नहीं, बट अगर 3 महीने से ज़्यादा वो एब्सेंट है तो वी हैव टू अपॉइंट एन ऑल्टरनेट टीचर फॉर दैट सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे सिलेबस पीछे हुए काम में कुछ हिंड्रेंस आए, ठीक है। अब इसकी कंडीशंस है, अगर वो पर्सन ऑलरेडी किसी और टीचर के लिए काम कर रहा है तो उसको हम अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वो डायरेक्टली उस स्कूल में टीचर है तो हम उसको अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर हम उसको एज अ किसी और पोस्ट के लिए देखते हैं तो हमें उसकी क्वालिटी मैच करनी पड़ेगी। मतलब ऐसे नहीं है कि एक हिंदी टीचर को हम साइंस का टीचर बनाते हैं, ठीक है, तो उसकी क्वालिफिकेशन हमें मैच करनी है।
इस तरीके से ये इसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं। प्लस मैंने आपको क्या बताया कि अब ये होल्ड कब तक करेगा ऑफिस, कौन, ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर। ऑल्टरनेट जो डायरेक्टर है वो कब तक ऑफिस होल्ड करेगा, तो जब तक वो टीचर वापस नहीं आ जाती, ठीक है, और या फिर जब तक उसकी रिटायरमेंट आ गई, वो अगले महीने रिटायर हो रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट के बियॉन्ड भी, जितना उसका टाइम है उतना, या फिर जितनी उसकी जितना वो इंडिया से बाहर रहा, एब्सेंट रहा, उतना। अगर वो टीचर रीअपॉइंट होने वाली है या वो डायरेक्टर रीअपॉइंट होने वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर है वो भी हो जाएगा रीअपॉइंट, ठीक है, क्योंकि वो छोटे स्पैन के लिए है। अब एक चीज जो इसमें है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर में पर्सन की, और ऊपर हम एडिशनल डायरेक्टर में क्या बात कर रहे हैं, डायरेक्टर की। अगर वो पहले डायरेक्टर नहीं है तो वो अब भी एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता, बट सेकंड केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपना नॉमिनी डायरेक्टर पे। नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है, सबसे पहले देखो हर डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय बोर्ड होगा, ठीक है, उसके आर्टिकल्स में ऑथराइज होना चाहिए, ठीक है। अब अपॉइंटेड एंड नॉमिनेटेड, अब जो हम बात कर रहे हैं 161 सबसेक्शन 3 की, वो है आपका नॉमिनी डायरेक्टर, ठीक है। अब ये जो नॉमिनी डायरेक्टर है वो अपॉइंट कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और इसको नॉमिनेट कौन करेगा, कोई भी इंस्टीट्यूट, ठीक है, एनी इंस्टीट्यूट, सीजीस, एजीस, कोई भी अपॉइंट कर सकता है। कौन इंस्टीट्यूट कर सकता है, जिससे आपने मतलब प्रोविजन ऑफ एनी लॉ इंस्टीट्यूशन परसुएंस ऑफ एनी एग्रीमेंट अगर हुआ है एग्रीमेंट के थ्रू या सीजी, ठीक है। अब कोई भी नॉमिनेट कर सकता है, और नॉमिनेट करेगा तो अपॉइंट कौन करेगा, बीओडी ऑफ द कंपनी। ये मैंने आपको बताया कि नॉमिनी डायरेक्टर का पर्पस क्या होता है, मतलब एक उसका पैसा लगा हुआ है, जो भी जिस पर्पज से भी वो बंदा अपॉइंट होगा इंस्टीट्यूट के, उससे नॉमिनेट होगा, वो आपको उस चीज के सुपरवाइज करेगा या उसको लुक आउट करेगा, ठीक है। तो ये नॉमिनी डायरेक्टर हो गया। 161 सबसेक्शन 4 होता है कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी क्या होता है, जो भी डायरेक्टर आपका अपॉइंट हुआ है, एक कंपनी है उसमें आपके फॉर एग्जांपल 10 डायरेक्टर हैं, ठीक है। अब कैजुअल वैकेंसी आ गई, एकदम से वैकेंसी आ गई कंपनी में, तो उसकी जगह नॉर्मल कोर्स नहीं है, ये कैजुअलिटी के हिसाब से कैसे भी आपकी वैकेंसी अपॉइंट हो गई, मतलब आ गई, अराइज हो गई, तो आपको क्या करना है, आपको अपॉइंट करना है, ठीक है। कैसे अपॉइंट होगा, बाय पासिंग रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग ओनली, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अपॉइंट करेंगे, तो बोर्ड मीटिंग में आप रेजोल्यूशन पास करो, बीआर पास करो, ठीक है, एंड ऑब्टेनिंग, और आप क्या करोगे, ऑब्टेन करोगे अप्रूवल इन जीएम, इन एजीएम या जीएम, जो भी आप करोगे इमीडिएटली नेक्स्ट जीएम, ठीक है, अप्रूवल ऑफ मेंबर्स की अप्रूवल से। ये जो एप्लीकेबिलिटी है ये सारी कंपनीज पे है, ऑल कंपनीज पे, ठीक है। और ठीक है, और इसका जो टेन्योर होगा, देखो इस पूरे सेक्शन में ना जो ओरिजिनली उसका टेन्योर होगा वो होगा हेल्ड ऑफिस अप टू द डेट अप टू विच डायरेक्टर्स हुज इन प्लेस ऑफ अपॉइंटमेंट हैज डन। अगर उसका जो भी ओरिजिनल टेन्योर था तब तक वो अपॉइंट करेगा, मतलब अब तब तक वो होल्ड करेगा ऑफिस, ठीक है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, पहले हमारा फर्स्ट डायरेक्टर्स, रेजिडेंट डायरेक्टर्स, विमेन डायरेक्टर्स एंड देन लीज डायरेक्टर्स, ये सारे कौन करेगा अपॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब क्या अपॉइंट करेंगे, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, एडिशनल डायरेक्टर, उसका पहले डायरेक्टर होना जरूरी है, ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर का ऐसा कोई केस नहीं था। नॉमिनी डायरेक्टर में आपके इंस्टीट्यूशंस नॉमिनेट करेंगे फॉर द रिस्पेक्टिव पर्पसेस इन द कंपनी एंड अपॉइंट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फोर्थ जो हमने पढ़ा कैजुअल वैकेंसी, लाइक इसको भी मैं अगर स्कूल या टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो क्या होगा, देखो इसमें अगर हम ये देखते हैं तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई टीचर है
उसकी कुछ परेशानी हो गई या कुछ भी हो गया और वो अपने टेन्योर से जो भी था उसने वेकेट कर दिया, तो वैकेंसी अराइज हो गई, ठीक है, उसकी डेथ हो गई या कुछ हो गया, उसने वेकेट कर दिया, तो जो उसका नॉर्मल वो है, अब तभी की तभी तो हम अपॉइंट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एकदम से बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, हमने फटाफट अपॉइंट कर लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने खुद मिलकर अपॉइंट कर लिया, बट उसका बाद में उसने रेगुलराइजेशन करा, ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, एजीएम में मेंबर्स के थ्रू रेजोल्यूशन पास करके उसकी परमिशन लेंगे और उसके बाद ये सब करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया चारों डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर्स एंड कैजुअल नॉमिनी एंड कैजुअल, ठीक है। अब हम किस पे आते हैं, अब हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब पहले सबसे पहले हम देखते हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स। देखो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स का मतलब ही क्या है कि शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। अब मैं बताती हूँ इसमें फर्दर हमें क्या क्या पढ़ना है। हाँ, मैंने आपको बताया था 151, यस, ये सेक्शन जो है वो आपका 151 है, एसएस शेयर होल्डर्स, एसएसडी स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स, लिस्टेड कंपनी। अब इसके पहले एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं। लिस्टेड कंपनी जो है, क्योंकि उसमें शेयर्स हैं, उसके शेयर्स लिस्टेड हैं, वो लिस्टेड कंपनी है, तो मे हैव, मे नॉट शेल, इसमें डिफरेंस ध्यान रखना है, मे और शेल का, शेल नहीं है यहाँ पे, मे है, मे हैव वन डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स, डायरेक्ट शेयर होल्डर्स। ये जो है वो कौन करेगा अपॉइंट, स्मॉल शेयर होल्डर्स, ठीक है, वही अपने में से इलेक्ट करेंगे, एक को कर सकते हैं इलेक्ट। और अब स्मॉल हम बात कर रहे हैं स्मॉल, अब स्मॉल में हमारी नॉमिनल वैल्यू क्या होगी, स्मॉल हमने बोला तो नॉमिनल वैल्यू जिनकी 20,000, मतलब 20,000 एज इन व्हाट, शेयर्स, जो शेयर्स हैं आपके ऑफ शेयर्स हेल्ड, जो भी शेयर्स होंगे वो आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 होंगे, ठीक है, सॉरी लेस देन इक्वल टू 20,000 तक अगर उनकी नॉमिनल वैल्यू है, मैं इसमें ना बहुत कंफ्यूज होती हूँ इसलिए मैं बच्चों को ये वाला बताती हूँ, ठीक है, 20,000 की अगर नॉमिनल वैल्यू है उस तक अगर है तो हम उसको स्मॉल शेयर होल्डर्स होंगे। अब इसका जो अपॉइंटमेंट का है, क्योंकि अभी हमने क्या बोला, जो सारी अपॉइंटमेंट्स होनी थी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे थे, बट अभी जो ये हो रही है वो क्या है, वो स्मॉल शेयर होल्डर्स है। अगर लिस्टेड कंपनी है उसकी नॉमिनल वैल्यू 20,000 तक है, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू लेस देन इक्वल टू आपकी 20,000 तक है, तो आपको अपॉइंट करना है स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स। तो उसका मैनर क्या है, एक सुओ मोटो, मतलब अपॉइंटेड बाय द कंपनी इटसेल्फ, ठीक है। एलिजिबल क्या होंगे, 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स, 1/10 ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स, लोअर ऑफ, देखो इसका प्रोसीजर देखो कौन होंगे, सबसे पहले तो सीओ मोटो है, ठीक है, तो इसमें जो है आपकी वैल्यू 10,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स, 1/10 ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स, ठीक है। इन दोनों में से क्या है, जो भी लोअर है, ये क्या करेंगे, नोटिस देंगे टू होम, टू कंपनी, 14 डेज बिफोर द मीटिंग। अब मैं बताती हूँ इसका क्या है पूरा, ठीक है, पहले लिख लो। कंटेंट्स क्या होंगे, कंटेंट्स ऑफ नोटिस एंड नोटिस टू अकम्पनीड बाय दिस। देखो क्या होगा, हमने क्या बोला कि ये जो पूरा मैटर है, इसमें जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं वो अपने में से ही किसी को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका मैनर बोला है, मैनर क्या बोला है, या तो 10,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 मतलब इसकी वैल्यू है, और स्मॉल शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, नोटिस देंगे किसको, कंपनी को, 14 डेज बिफोर द मीटिंग, जब भी मीटिंग होनी होगी उससे 14 दिन पहले ये दे देंगे कि भैया ये नाम है, नोटिस है। नोटिस में क्या क्या होगा, कौन, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर एंड प्रपोजिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ दिस एज इज डिटेन कंसेंट वगैरह सब। अब इसमें से एक बंदा आ गया मिस्टर एक्स, ठीक है, उसका नाम, नेम, उसकी कंसेंट, ये सब नोटिस में जाएगा, ठीक है, कंसेंट,
स्टेटमेंट कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, 164 में डिस्क्वालीफाइड नहीं है, ठीक है। और कंटेंट्स एंड नोटिस अकम्पनीड बाय, कंटेंट्स ये होगा कि हम इस बंदे का नाम प्रपोज कर रहे हैं और उसके साथ ये अकम्पनीड करेंगे, ये पर्टिकुलर्स अकम्पनीड करेंगे नोटिस के साथ। तो नोटिस में क्या जाएगा आपका स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर एंड प्रपोजिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ दिस, ठीक है। अब जो इसकी सारी चीज़ें हैं कि नॉन रोटेशनल होगा, मैक्सिमम 3 इयर्स एंड रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो ये क्या होगा 3 इयर्स के लिए होगा, इसकी रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी और नॉन रोटेशनल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बोला, हमने अपने आप में से एक किसी का नाम दे दिया, ठीक है, और मैंने बता दिया कि भाई ये 10,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं और 1/10 जिसमें से भी आपने एक का मिस्टर एक्स का नाम प्रपोज कर दिया, तो वो तो आप नोटिस में डाल दोगे। उसके साथ नोटिस के साथ आप क्या लिखोगे, उसका नेम, उसका कॉन्सेंट किस में जाती है, DIR 2 में जाती है, और स्टेटमेंट कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है। और ये आपको कंपनी को कब देना है, 14 डेज बिफोर द मीटिंग, जो भी आपकी AGM होने वाली है जिसमें ये रेगुलर हो सके मतलब अप्रूव हो सके, उस मीटिंग के 14 दिन पहले एटलीस्ट यू हैव टू पुट नोटिस टू द कंपनी फॉर द सेम। अब इसका पीरियड क्या रहेगा, 3 इयर्स, ठीक है। इसकी रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी, नॉन रोटेशनल रहेगा और मैक्सिमम 3 इयर्स। तो ये जो 3 इयर्स है ये आपका क्या है, मैक्सिमम 3 इयर्स है, ठीक है। और एक तरीके से ये क्या होगा, शैल बी कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, और वगैरह वगैरह, मतलब एज ही कैन बी शैल बी कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। और इसमें एक चीज और, अगर ये मिस्टर एक्स है तो ये एक कंपनी एक्स में भी रह सकता है, कंपनी वाई में भी रह सकता है, मैक्सिमम 2 कंपनीज में रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता, ठीक है। और मैंने आपको सारी कैटेगरीज इसकी बता दी। तो अभी तक हमने जो ये टैबुलर फॉर्म पढ़ी थी उसमें हमने सारे डायरेक्टर्स को वो कर लिया है, कवर कर लिया है, सिर्फ आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बचा है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अब हम करने वाले हैं। तो हमारी इससे क्या होगी, हमारी इससे 2 कैटेगरीज कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ना बहुत बड़ा है, ठीक है। इसमें क्या है, आपको एक चीज अच्छी तरीके से पढ़नी है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सबसे पहले तो ना देखो, मैं हर बच्चे को ये बोलती हूँ कि जो आपका टॉपिक है ना उसी में उसका मतलब समझ लोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा, मतलब क्लैरिटी जो होती है ना माइंड में वो। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब साफ सीधी चीज, उसका कंपनी से कोई रिलेशन नहीं है, तभी तो वो मतलब सुपरवाइज कर पाएगा, नॉन बायस रह पाएगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज समवन हु हैज नो कनेक्शन विद द कंपनी, ठीक है। कोई मॉनेटरी नहीं है, कोई डेट नहीं है, कोई उधार नहीं है, कुछ नहीं है, कोई उसका रिलेशन नहीं है, कोई उसने शेयर्स नहीं दे रखे, कोई लोन नहीं दे रखा, कोई इसका डायरेक्टर वो नहीं है। तो इस तरीके से वो इंडिपेंडेंटली नॉन बायस्ड फॉर्म में डिसीजन ले सकता है और कंपनी को अच्छे से गाइड कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। इसका जो सेक्शन मैंने आपको बताया 149। अब इसकी लीगल रिक्वायरमेंट, किस कंपनी को रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं, आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो देखो लिस्टेड कंपनी में तो ये है ही लिस्टेड कंपनी, सेकंड पब्लिक कंपनी आता है, ठीक है। अब पब्लिक कंपनी में क्या है, 3 चीजें हैं। पब्लिक कंपनी में क्या है, आपकी 3 चीजें हैं। एक है आपकी पेड अप शेयर कैपिटल, एक है आपका टर्नओवर और एक क्या है आपका लोन्स एंड डिवेंचर्स, लोन्स प्लस डिवेंचर्स प्लस डिपॉजिट्स, ठीक है। तो ये आपकी 3 चीजें होती हैं, ये 10, ये 100 और ये आपकी 50, ठीक है। और इससे ज्यादा अब मैं आपको बताऊँ, POC इज ग्रेटर देन इक्वल टू
ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है, और लोन्स डिबेंचर्स डिपॉजिट 50 करोड़ और मोर है, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन हो जाता है, ठीक है। और नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या है? नॉन एप्लीकेबिलिटी है ऑब्वियसली जो कंपनी नॉन, ये तो देखो आपकी क्या है, एप्लीकेबिलिटी है। और यहीं पे अगर हम बात करें नॉन एप्लीकेबिलिटी की तो क्या है, सबसे पहले अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड आपका एंड जॉइंट वेंचर कंपनी, ठीक है, होली ऑन सब्सिडरी, और डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी कौन सी होती है? जो इनएक्टिव कंपनी होती है, ठीक है। तो ये है नॉन एप्लीकेबिलिटी कंपनी, सॉरी नॉन एप्लीकेबिलिटी फॉर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने रिक्वायर्ड हैं? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है, फॉर 3 consecutive financial years, or vacancies to be filled up in next BM or within 3 months। 3 months और वो किसमें और था? विमेन डायरेक्टर में, राइट। नहीं, विमेन डायरेक्टर तो हाँ 6 months था, ये आपका था इसमें कैजुअल वैकेंसी में, ठीक है। तो ये आपकी एप्लीकेबिलिटी हो गई मोर देन, ये फिर से मैं वही कहती हूँ, मोर देन इक्वल टू 2 डायरेक्टर्स, ठीक है। और अगर वैकेंसी आती है तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में फिल हो जानी चाहिए, और 3 months विच एवर इज लेटर, ठीक है। अब क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस, जो मैंने आपको बताया, क्वालिफिकेशंस आप कह सकते हो या इंडिपेंडेंस कह सकते हो, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, जिसपे हम ये बोलेंगे कि हाँ ठीक है, ये जो डायरेक्टर है ये इंडिपेंडेंट है, और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हम उसको, मतलब बायसनेस नहीं होगी, इंडिपेंडेंट है फुल्ली। सबसे पहले इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया, सबसे पहले वो कंपनी का, हमने क्या बोला है, कंपनी से एसोसिएट नहीं होना चाहिए, कंपनी से एसोसिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ना तो वो एमडी होना चाहिए, ना वो होल टाइम डायरेक्टर होना चाहिए, और ना ही वो नॉमिनी डायरेक्टर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर ए, इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड, सबसे पहले ये तो एक जनरल टर्म है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं, तो ना तो वो कंपनी का कोई भी डायरेक्टर होना चाहिए, इन शॉर्ट मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर हो कंपनी का नहीं होना चाहिए। अब इसके फर्दर क्लॉजेस स्टार्ट होते हैं कि इन दी ओपिनियन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो पोजेस करना चाहिए इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, IEE, ठीक है। ये तीनों चीजें वो पोजेस करना चाहिए इन दी ओपिनियन ऑफ द बोर्ड, ठीक है। फिर क्राइटेरिया क्या है, अब देखो, प्रमोटर नहीं होना चाहिए, नॉट रिलेटेड टू अ प्रमोटर, मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी तरीके से वो कंपनी से रिलेट नहीं करना चाहिए। तो जो आपका बी क्राइटेरिया है उसमें क्या, बी जो क्राइटेरिया है, क्या वो प्रमोटर डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, और उसके किसी रिलेशन में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसका, ना तो कंपनी का, ना उसकी एसोसिएट कंपनी का, ना उसकी होल्डिंग कंपनी का, और ना उसकी सब्सिडरी कंपनी का। ये भी ध्यान रखना, कंपनी का तो होना ही नहीं चाहिए। जैसे कंपनी एक्स फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ, तो उस कंपनी का, उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी का, उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी का, उस कंपनी की एसोसिएट कंपनी का, या उस कंपनी का वो कोई भी नहीं होना चाहिए, प्रमोटर या डायरेक्टर या उसका कोई
रिलेशन में, ठीक है, रिलेटिव, सॉरी, ठीक है। अब हमारा क्या होता है, हमने फर्स्ट 2 पढ़ लिए। हमने 2 चीजें पढ़ ली। सबसे पहले हमने क्या बोला, ऊपर ऊपर से कि भैया मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर कंपनी का नहीं होना चाहिए। फिर हमने इसकी क्राइटेरिया स्टार्ट किया। तो क्लॉज ए में हमने क्या देखा कि इन ओपिनियन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड ये सोचता है कि भाई वो पोजेस कर रहा है इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज टू बिकमिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। नाउ सेकेंडली, उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए एज प्रमोटर और डायरेक्टर, मतलब ना तो वो खुद होना चाहिए ना उसका प्रमोटर या डायरेक्टर उस कंपनी के, उस होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी का कोई भी रिलेटिव होना चाहिए। किसका? उस कंपनी के प्रमोटर या डायरेक्टर का। फिर थर्ड आपका होता है पिक्यूनरी। पिक्यूनरी से मतलब है कि उसका ना किसी तरीके से भी अदर देन रेम्यूनरेशन एज सच डायरेक्टर हैविंग ए ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% टोटल इनकम ऑफ सच अमाउंट एज प्रिस्क्राइब्ड। तो मतलब ना तो कंपनी का, होल्डिंग, सब्सिडी, एसोसिएट, ठीक है, तो उसका कोई पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्सीडिंग व्हाट 10% नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग 2 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अभी इसको मैं पढ़ लो, अभी मैं बताती हूँ। नॉन एप्लीकेबिलिटी गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। मिस्टर एक्स है, ठीक है, मिस्टर एक्स, उसको कुछ रेम्यूनरेशन मिल रही है। नो pecuniary relationship other than the remuneration as such director or having transaction not exceeding 10% of his total income. 10% of what? Total income, ठीक है, और सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो इसमें क्या है, देखो उसका पिक्यूनरी रिलेशनशिप अदर देन रेम्यूनरेशन काट दो, या 10% आपका कुछ भी हो रहा है तब तक हम मान लेंगे, बट उसके अलग अगर आपका कोई भी पिक्यूनरी रिलेशनशिप है उस कंपनी का, होल्डिंग का, सब्सिडरी का, एसोसिएट कंपनी का और प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ दैट, हम उस कंपनी को तो ले ही रहे हैं, कंपनी एक्स, फिर उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, इन चारों को तो ले ही रहे हैं, और उसके प्रमोटर या डायरेक्टर जिस जिस कंपनी में है उनका कोई भी पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। तो मतलब आप देख रहे हो कि एक्ट में इतनी तरीके से डिस्क्राइब की हुई है चीज़ दूर दूर तक कि जितने भी लूप होल्स बन सकते थे उनको ख़त्म करा गया है, ठीक है। कि अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है तो आपको इन सारे क्राइटेरिया को देखना पड़ेगा दूर दूर तक। बीइंग कंपनी सेक्रेटरी, मैं पहले भी बोल रही हूँ, आपको ये सारा जो पूरा मैटर है वो पढ़ना है कि आप उस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हो, ठीक है। सो प्रमोटर, डायरेक्टर एंड ऑल ये सब आपको देखना है, ठीक है। फिर नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या है, 2 फाइनेंशियल ईयर्स तक आपको ये देखना है, ठीक है। ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब आज अगर मैं मिस्टर एक्स को अपॉइंट कर रही हूँ 2021 में अपॉइंट कर रही हूँ, तो मुझे 1920 और 2021 में देखना है, क्योंकि तो 21-22 स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो मुझे अगर अपॉइंट करना है तो मुझे इन दोनों प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में देखना है कि उसका इस तरीके का कोई पिक्यूनरी रिलेशनशिप तो नहीं था, ठीक है। और नॉन एप्लीकेबिलिटी कौन है? एज यूजुअल गवर्नमेंट कंपनी इफ इट हैज नॉट कमिटेड, अगर उसने कमिट नहीं करा है अंडर सेक्शन 137 और 92, ठीक है। अब आते हैं हम डी पे, डी क्लॉज पे। देखो फर्स्ट 3 क्लॉजेस आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, ठीक है। एनी सिक्योरिटी, अब हमारी क्या बात आती है, अभी तक हमने क्या करा, पिक्यूनरी रिलेशन मतलब मॉनेटरी वैल्यू देख ली, सब देख ली। अब हमारी बात आती है सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी क्या मतलब? शेयर्स, ठीक है। तो नन ऑफ हुज रिलेटिव्स इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और एनी इंटरेस्ट इन, अब देखो क्या है, सिक्योरिटी होल्ड नहीं करना चाहिए मतलब शेयर्स होल्ड नहीं करना चाहिए,
तो अगर मैं मिस्टर एक्स को अपॉइंट कर रही हूँ और या सोच रही हूँ एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो आई हैव टू चेक क्लॉज डी। क्लॉज डी क्या कहता है कि उसने या उसके किसी भी रिलेटिव ने सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर रखी हो। किसमें? फर्स्ट वही कंपनी, सेकंड होल्डिंग, सब्सिडरी एंड एसोसिएट। ठीक है, ड्यूरिंग व्हाट? ड्यूरिंग 2 फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग करंट ईयर। ठीक है, करंट ईयर में भी, तो मैंने जो आपको बताया करंट ईयर में भी आपको चेक करना है, प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स और करंट ईयर। ड्यूरिंग करंट ईयर दोनों में से किसी में भी उसने क्या नहीं कर रखा हो, वो ना कर रखा हो। इसका भी एक्सेप्शन है, रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹50 लाख और 2% ऑफ द पेड कैपिटल द कंपनी इज होल्डिंग। तो वो बोल रहा है कि चलो ठीक है, मिस्टर एक्स को मैंने, हाँ, तो वो बोल रहा है कि मिस्टर एक्स है, उसको मैं अपॉइंट करने के लिए देख रही हूँ। ठीक है, एज बीइंग कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी में अपॉइंट होना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो मैं चलो देखती हूँ कि क्या है क्या नहीं है सीन। तो मैंने देखा कि अच्छा, उसके रिलेटिव, किसी भी रिलेटिव ने अब मेरी कंपनी में, मेरी होल्डिंग कंपनी में, मेरी सब्सिडरी कंपनी में, मेरी एसोसिएट कंपनी में कहीं शेयर्स तो एक्वायर नहीं कर रखे, होल्ड तो नहीं कर रखे। और मैंने देखा फर्स्ट केस में कि नहीं कर रखे। चलो ठीक है, डन। बट इसका एक्सेप्शन है, मुझे एक बार दिख गया कि मैंने होल्डिंग कंपनी में किसी ने 45 लाख तक एक्वायर कर रखे, ठीक है, या फिर 3% तक एक्वायर कर रखे हैं। अब देखो बच्चों, इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करना है। ये मैंने केस बनाया 1, केस 2, उसने 50 लाख तक कर रखा है, ठीक है, और 2% तक कर रखा है। केस 3, उसने क्या कर रखा है, उसने 50 लाख तक तो कर रखा है और 1% कर रखा है, या 51 लाख कर रखा है। तो आप मुझे बताओ, सोच के वीडियो पॉज कर देना और आंसर दो कि केस 1, केस 2, केस 3 में किस कैटेगरी में वो फॉल करेगा और किस कैटेगरी में हम उसको पास ऑन कर देंगे, किस केस में वो पास हो जाएगा। ठीक है, किस केस में वो पास हो जाएगा और किस केस में वो फेल हो जाएगा। एक्सेप्शन ध्यान से पढ़ना है, एक एक टर्म उसकी ध्यान से पढ़नी है। द रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट in the company of face value not exceeding 50 lakhs, okay, और 2% of the paid up capital। ये 3% paid up capital बोला है मैंने, ठीक है, सब में paid up capital of its holding subsidiary or associate or such higher sum as may be prescribed। मतलब आगे अगर उसने कोई और higher sum prescribe कर दिया तो तब। तो उसने, मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि कोई मिस्टर एक्स का रिलेटिव है जिसने उसकी अपनी कंपनी तो एक्स है, अपनी कंपनी एक्स की होल्डिंग कंपनी ने उसने शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं। फर्स्ट, इसके 3 रिलेटिव्स हैं, ए नहीं, हम बोल देते हैं राम, श्याम और सुंदर। ठीक है, राम, श्याम, सुंदर, उसके 3 रिलेटिव्स हैं, जिसने मिस्टर एक्स के 3 रिलेटिव्स हैं, राम, श्याम, सुंदर, जिसने होल्डिंग कंपनी में ये चीजें एक्वायर कर रखी हैं। तो अब हमें देखना है कि किस में वो पास हो जाएगा और किस में वो फेल हो जाएगा। देखो, इसमें क्या करा है इसने, 45 लाख बट 3%, हमें कितना करना था, 2%, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे रॉन्ग। सेकंड में 50 लाख अप टू, अगर वो 1 रुपया भी ऊपर जाता है ना, तो हम उसको नलिफाई कर, मतलब उसको कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये पास हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है, नॉट एक्सीडिंग 50 लाख तक कर रखा है और 2% ऑफ पीओसी। तो श्याम जो है वो एलिजिबल, मतलब श्याम का केस हम नहीं कंसिडर करेंगे, वो एक्सेप्शन में काउंट हो जाएगा। हेंस जो मिस्टर एक्स है उसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। और इसमें भी क्या है, 51 लाख हो गया, खासकर इसमें 1% था बट इसमें 51 लाख हो गया। तो नॉट एक्सीडिंग मतलब अगर 50 लाख तक भी है, इक्वल टू वाला पार्ट है, तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे। तो इस केस में क्या होगा, श्याम जो है वो, उसको कुछ ऐसा नहीं होगा, वो मिस्टर एक्स जो है वो अपॉइंट हो जाएगा। ठीक है,
सेम विद नाउ इन डेट, मतलब अभी हम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, बट क्लॉज ई में क्या आएगा, सॉरी क्लॉज डी है, क्लॉज डी में क्या आएगा आपका इनडेटनेस। इनडेटनेस मतलब क्या होता है, उधार, कि किसी ने उधार तो नहीं ले रखा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम मिस्टर एक्स की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। और हम क्या देखेंगे कि मिस्टर एक्स का कोई रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव्स, ये दोनों जो पार्ट्स है ना, ये रिलेटिव के पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं सिर्फ हम, मिस्टर एक्स के ही रिलेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मिस्टर एक्स का कोई भी रिलेटिव उस कंपनी में इन एक्सेस ऑफ 50 लाख ड्यूरिंग दिस, इसमें सिर्फ उसने क्या बोला है, 50 लैक्स का अमाउंट बोला है, इन एक्सेस ऑफ 50 लैक्स। अगर उसने 51 लैक्स या 50 एक पैसा भी, एक रुपया भी ऊपर कर रखा है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे मिस्टर एक्स को एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। अब थर्ड पार्ट क्या आता है, देखो 3 कैटेगरी में लॉ में जो डिफाइन होता है, चाहे आप ड्यूटीज ले लो, चाहे आप कुछ भी ले लो। पहला होता है सिक्योरिटी, मतलब शेयर्स। सेकंड होता है इनडेटनेस, मतलब उधार तो नहीं चल रहा। थर्ड होता है आपका उस उधार के उसमें गारंटी सिक्योरिटी तो नहीं दे रखी, ठीक है, टू एनी ऑफ द थर्ड पर्सन। तो none of whose relatives has given guarantee or provided any security in connection with the indebtedness of any third person। मतलब अगर हम indebtedness की ही बात कर रहे हैं तो उसके केस में कहीं उसने गारंटी दे रखी हो या सिक्योरिटी दे रखी हो किसी थर्ड पर्सन को, तब वो भी नहीं देना चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें है ₹50 लाख। अब इसमें क्या बोला है उसने, ₹50 लाख। अभी तक जो हम ऊपर चीजें पढ़ रहे थे सिक्योरिटी इंडेटनेस में, उसमें 50 लाख को हम काउंट कर रहे थे। बट अगर उसने 50 लाख का अमाउंट, मतलब ऊपर तो ऑब्वियसली हम कंसिडर नहीं करेंगे, बट अगर 50 लाख तक का भी उसने सिक्योरिटी या गारंटी दी है तो हम उसको भी मना कर देंगे, ठीक है। और इन सब में 2 फाइनेंशियल ईयर और करंट ईयर, ये आप करोगे, मैंने जो आपको बताया 19, 20, 20, 21, 2021, ठीक है, वो आप कंसिडर करना, ठीक है। अब डी का जो लास्ट क्लॉज है, जो डी का आपका लास्ट क्लॉज है फोर्थ, वो क्या कह रहा है कि किसी भी रिलेटिव, देखो रिलेटिव से रिलेटेड हमने डी क्लॉज पढ़ा। डी क्लॉज जब भी आएगा आपका 149 क्लॉज डी, सॉरी 6 है ना, हाँ 149 सबसेक्शन 6 क्लॉज डी, उसमें आपके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड, सेकंड है आपका इंडेटनेस से रिलेटेड, थर्ड है आपका सिक्योरिटी और गारंटी से रिलेटेड, और फोर्थ है आपका पिक्यूनिटी रिलेशन से रिलेटेड। इन सब चीज़ों में हम किसको कर रहे हैं, रिलेटिव को, रिलेटिव ऑफ मिस्टर एक्स, ठीक है। ये ध्यान रखना सारी चीज़ें कि हम मिस्टर एक्स की बात कर रहे हैं कि वो एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो हमें क्या चेक करना है, रिलेटिव को चेक करना है। सिक्योरिटी तो उसने नहीं ले रखी, उसने इंडेटनेस तो नहीं कर रखी, उसने सिक्योरिटी गारंटी तो नहीं दे रखी, और उसने उसका कोई पिक्यूनिटी रिलेशनशिप है या नहीं। जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया वो इसमें फॉलो कर देना। 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स और करंट ईयर, ये आपको सेम रखना है। सिर्फ इसमें 50 लाख अगर आपने दिया है तो कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि और सब में क्या है, एक्सेस ऑफ 50 लाख है, एक्सेस ऑफ 50 लाख है, ठीक है। और पिक्यूनिटी रिलेशनशिप में अमाउंटिंग 2% और मोर, 2% या 2% से ज़्यादा ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम सिंगली और इन कॉम्बिनेशन में ट्रांसफर दिस एंड दिस एंड दिस। तो आप क्या कर रहे हो, आप उसका पिक्यूनिटी ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे। अगर मिस्टर एक्स है और उसका कोई मिस्टर एक्स है और उसका कोई रिलेटिव कंपनी एक्स में पिक्यूनिटी रिलेशनशिप कर रहा है 2% से ज़्यादा, 2% किसका, ग्रॉस टर्नओवर, जो भी उस कंपनी का ग्रॉस टर्नओवर है, उसका होल्डिंग कंपनी का होगा या उसका सब्सिडरी कंपनी का होगा या एसोसिएट कंपनी का होगा, और टोटल इनकम, जो भी इसकी टोटल इनकम है उन सब से रिलेटेड अगर 2% से ज़्यादा है, 2% तक है नहीं, 2% और मोर, तो आपका ये 2% भी कंसिडर नहीं करा जाएगा। 2% और मोर देन 2%, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, तो आपको वो कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब
नीदर हिमसेल्फ नॉर ऑफ हिज रिलेटिव्स होल्ड और हेल्ड पोजीशन ऑफ KMP ऑफ एनी एम्प्लॉय इन दिस इमीडिएटली। अब जो चीज़ आई है आपकी वो आई है 3 years की, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, क्या मैं बात कर रही हूँ। अभी तक जो हमने पढ़ा मैं उसको एक बार सम अप कर देती हूँ आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद हम करेंगे। देखो जो हमने क्राइटेरिया देखा इंडिपेंडेंस का, हमने उसमें क्या देखा ऊपर ऊपर से कि उस कंपनी का या उस कंपनी के होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, ये हमेशा दिमाग में लेके चलना, ठीक है, कि ये चारों चीज़ों को देखना है हमें। उसका होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। फिर हमारा मेन क्लॉज स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्लॉज क्या था कि हमें उसको क्या करना था, बोर्ड की ओपिनियन में उसमें 3 चीज़ें हैं, इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, ठीक है, डन। अब हमें स्टार्ट करना है उसका लुकआउट देखना। सबसे पहला हमारा क्या था, पीक्यूनिटी रिलेशनशिप 10%, अगर 10% से ज़्यादा हो रही है तो, अदर देन रेम्यूनरेशन ड्यूरिंग व्हाट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स और करंट ईयर। किस पे अप्लाई नहीं होता, गवर्नमेंट कंपनी पे, डन। सेकंड हमने देखा कि उसके बी था, ए हो गया हमारा, बी हमारा प्रमोटर वाला था, सॉरी मैंने स्किप कर दिया। बी जो क्लॉज था, बी क्लॉज में आपका प्रमोटर या डायरेक्टर नहीं होना चाहिए कंपनी का, और उसका कोई रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए इन 4 कैटेगरीज। थर्ड हमने क्या किया था, पीक्यूनिटी रिलेशनशिप किया था। मैं भी चार्ट लास्ट में ना मैं एक चार्ट बना के दे दूंगी आपको, ठीक है, तो वो आपको और इजी हो जाएगा, तो नोट कर लेना उसको। फिर हमारा क्या था, फिर हमारा क्या था, फोर्थ क्लॉज यानी डी क्लॉज, उसमें हमें किसको देखना था, रिलेटिव्स को देखना था इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ इंडेटनेस, सिक्योरिटी गारंटी एंड आपका फोर्थ पीक्यूनिटी रिलेशनशिप, ठीक है। अब हमने ई पार्ट किया। ई पार्ट में हमारा क्या था, ई क्लॉज में आया कि वो बंदा खुद, मतलब मिस्टर एक्स वो कंपनी का KMP और एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन आपको पता ही है, कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, ठीक है, प्रीसीडिंग व्हाट 3 फाइनेंशियल ईयर्स और ड्यूरिंग प्रीसीडिंग दिस। एक्सेप्शन क्या है, इन केस ऑफ अ रिलेटिव हु हैज एन एम्प्लॉय द रिस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई टू हिज एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। मतलब इन केस ऑफ अ रिलेटिव, ठीक है, हु इज एन एम्प्लॉय, मतलब इसमें हम रिलेटिव को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इसमें हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, मिस्टर एक्स को खुद, कि वो मिस्टर एक्स जो है वो कि उसी कंपनी में जिसमें हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कंपनी के अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें KMP और क्या नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। बट अगर इसका कोई रिलेटिव है तो वो हो सकता है, ठीक है, अगर वो रिलेटिव उसका एम्प्लॉय है ड्यूरिंग दैट 3 फाइनेंशियल ईयर तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें रिलेटिव को रूल आउट नहीं करना है, रिलेटिव को सिर्फ 4 कंडीशंस में रूल आउट करना है, ठीक है। फिर नीदर हिमसेल्फ, देखो अब इसमें क्या है ना, देखो जब अब मैं बताती हूँ तो मैं चार्ट बना के कि उसने हिमसेल्फ को किस किस क्लॉज में कंसिडर करा है और रिलेटिव को किस में कंसिडर किया है। नीदर हिमसेल्फ नॉर ऑफ हिज रिलेटिव्स और हैज बीन एन एम्प्लॉय और प्रोप्राइटर और अ पार्टनर ऑफ ऑडिटर्स, CSN प्रैक्टिस, होल्डिंग, लीगल टर्म्स वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसमें से ना तुम यहाँ से क्लॉज ई से स्टार्ट कर दो 3 फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है। सेकंड में वो क्या बोल रहा है कि ना तो वो खुद यानी मिस्टर एक्स, ठीक है, नॉर इसका रिलेटिव, और ना ही वो इज एन एम्प्लॉय और प्रोप्राइटर और पार्टनर ऑफ, क्या है, एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर और पार्टनर ऑफ फर्म ऑफ द ऑडिटर्स, किसी ऑडिटर के उसमें नहीं होना चाहिए, फर्म में नहीं होना चाहिए, फर्म ऑफ कॉस्ट ऑडिटर्स, मतलब क्या हो गया आपका, ऑडिटर्स, CSN प्रैक्टिस और कॉस्ट ऑडिटर्स। ये किसी भी कंपनी के ना तो खुद होना चाहिए, ना रिलेटिव होना चाहिए, ना एम्प्लॉय, ना प्रोप्राइटर, ना पार्टनर, ठीक है। और लीगल फर्म, कंसल्टिंग फर्म हैज हैड any transaction amounting to 10% or more of the gross turnover of such a firm in this during 3 financial year। अब मैं इसको दोबारा समझाता हूँ क्या है। मिस्टर एक्स उसका रिलेटिव, ठीक है, उसका रिलेटिव और हैज बीन एन एम्प्लॉय या फिर वो खुद एम्प्लॉय, पार्टनर और प्रोप्राइटर नहीं होना चाहिए
उस कंपनी में उसका दिस किस कंटेक्स्ट में, ऑडिटर, सीएन प्रैक्टिस और दिस, और हम बोल सकते हैं लीगल फर्म, ठीक है, कंसल्टिंग फर्म, ठीक है, ये दो अलग है, ये तीन अलग है, ठीक है। तो ये तो उसमें ये नहीं हो सकता और लीगल फर्म में भी नहीं हो सकता अगर उसने 10% से ज़्यादा ग्रॉस टर्नओवर, 10% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर, ग्रॉस टर्नओवर जो फर्म है, कंपनी का, होल्डिंग का, सब्सिडरी का, इसका नहीं होना चाहिए इन 3 फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है। तो कैसा भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ऑडिटर, सीएसएन प्रैक्टिस, कॉस्ट ऑडिटर, इसमें वो खुद, उसका रिलेटिव या वो खुद कभी एम्प्लॉय, प्रोपराइटर, पार्टनर इसमें अगर रह चुका है पिछले 3 साल में तो हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। या फिर वो किसी लीगल फर्म में या कंसल्टिंग फर्म में उसका जो उसका जो ट्रांजैक्शन है, हैड एनी ट्रांजैक्शन अमाउंटिंग टू 10% और मोर, मतलब 10% वाले को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे और मोर देन 10% अगर ये रहा है तो भी वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब नीदर हिमसेल्फ नॉट इज होल्ड 2% टोटल वोटिंग पावर, अब हम वोटिंग पावर पे आ जाता है, या तो वो खुद मिस्टर एक्स, ठीक है, या फिर उसका कोई रिलेटिव या रिलेटिव्स के साथ, टुगेदर विद रिलेटिव मिस्टर एक्स प्लस रिलेटिव, ठीक है। टोटल वोटिंग पावर अगर वो होल्ड कर रहे हैं कितना, 2% और मोर, किसमें आपको पता ही है, तो वो नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। तो मिस्टर एक्स रिलेटिव है या साथ में टोटल वोटिंग पावर कितना, 2% और 2% से ज़्यादा अगर कंपनी में कर रहे हैं तो नहीं कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। और कोई भी क्वालिफिकेशन इससे अगर कोई भी प्रिस्क्राइब होती है फ्रॉम टाइम टू टाइम तो वो कंसिडर की जाएगी। नाउ अब हमारा ये जो मिस्टर एक्स है ये सारी चीज़ों पे खरा उतर गया, ठीक है, और हम उसको अपॉइंट कर सकते हैं एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम उसको अपॉइंट कर सकते हैं। तो अब इसका क्या काम है कंपनी में अपॉइंट करने के बाद, मतलब जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो क्या होंगी। जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होगा तो वो डेक्लेरेशन देगा, भाई हमने बोल दिया, हमने चेक कर लिया, सब कुछ है, बट उसको अपने तरफ से एक डिक्लेरेशन देनी है ऑफिस इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया, ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंस का जो क्राइटेरिया है, हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी में ये चीज़ लॉ के हिसाब से नहीं वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट बीएम में उसके अपॉइंटमेंट के बाद जो फर्स्ट आपकी बोर्ड मीटिंग होगी उसमें वो बोलेगा पार्टिसिपेट्स एज अ डायरेक्टर एवरी फाइनेंशियल ईयर और चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। तो मतलब वो डिक्लेरेशन हर बार देगा, अपनी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में देगा जब वो अपॉइंट हुआ, ठीक है। उसके बाद एवरी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, और चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, अगर कुछ भी सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं तो भी वो डिक्लेरेशन देगा, ठीक है। टर्म्स ऑफ ऑफिस, देखो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ये रिटायर नहीं होगा बाय रोटेशन, अपॉइंटमेंट उसकी होगी 5 ईयर्स, अपॉइंटमेंट इसकी कितनी होगी 5 ईयर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, मतलब 2 साल यानी 2 टर्म्स, मतलब 10 ईयर्स तक ये अपॉइंट हो सकता है इन दैट कंपनी, और इसके अपॉइंटमेंट के लिए ऐसा इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अभी मैं दोबारा तो मैं सारी चीजें बताऊंगी। ऑन कंप्लीशन ऑफ 2 टर्म्स नेक्स्ट 3 ईयर्स शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज कंपनी इन एनी पोजीशन और एसोसिएटेड विद द कंपनी इन कैपेसिटी, मतलब जब आप इसके 10 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद जो उसका है 3 ईयर्स का कूलिंग पीरियड हो जाएगा। कूलिंग पीरियड का मतलब क्या होता है कि इसके 3 साल तक वो किसी भी कैपेसिटी में कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है, तो एक तरीके से मैं आपको बता रही थी कि आपको चार्ट बनाना है, ऐसे बना लो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, और इसमें आप डाल दो 149 सबसेक्शन 6, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से मैं आपको बता रही हूँ, और स्टार्टिंग से मैं आपको बताती हूँ कैसे। सबसे
पहले हम क्या करेंगे, क्लॉजेस, तो हम यहाँ पे डालेंगे क्लॉजेस, ठीक है, हमारे हुए क्लॉजेस। देखो आप प्लीज फेयर आउट ठीक से करना, ठीक है, क्लॉजेस हो गए। फिर हमने क्या देखना था कि सब्जेक्ट, मतलब मेन सब्जेक्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, पिक्यूलियर रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। और कैटेगरी, हमें किसको देखना है, रिलेटिव को देखना है, किसको देखना है, ठीक है। कब देखना है, टर्म, जैसे हमने देखा ना 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये टर्म से पहले करो, टर्म से पहले करो अपॉइंटमेंट, टर्म से पहले करो अपॉइंटमेंट, सॉरी टर्म से पहले क्या करना था, अमाउंट, फिर करो टर्म, ठीक है, और नॉन एप्लीकेबिलिटी इफ एनी, ठीक है। तो इस तरीके का आपका ये पूरा चार्ट बन जाएगा। इससे आपको ना बहुत इजी हो जाएगा लर्न करने में कि क्या है। सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं भैया, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वो होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर नहीं होना चाहिए ऑफ दैट कंपनी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देखनी है। फिर हमारा स्टार्ट होता है क्लॉज ए। क्लॉज ए में आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट, मतलब ये जो बोर्ड ओपिनियन है, बोर्ड ओपिनियन में उसकी जो वो है इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज, पूरा लिखना है, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ठीक है, ये 3 चीजें उसके में होनी चाहिए और इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, टर्म भी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नॉन एप्लीकेबिलिटी गवर्नमेंट कंपनी में है, गवर्नमेंट कंपनी जिसने डिफॉल्ट ना किया हो, किसमें, अंडर सेक्शन 137 और 92, ठीक है, दैट्स इट। अब आपका ये जो क्लॉज है ये आपका हो गया कंप्लीट। अब हम सेकंड पेन से दूसरा क्लॉज करते हैं। अब हमारा क्लॉज बी स्टार्ट होता है। क्लॉज बी में क्या बोला था मैंने, सब्जेक्ट क्या था, प्रमोटर नॉट रिलेटेड टू एनी प्रमोटर और डायरेक्टर, मतलब ना तो प्रमोटर और डायरेक्टर और इसके रिलेटिव, ठीक है, नॉट अ प्रमोटर और प्रमोटर और नॉट रिलेटेड टू एनी प्रमोटर और डायरेक्टर, ठीक है, मतलब जो प्रमोटर है ना तो वो किसी से मतलब डायरेक्टर तो हमारा ऊपर ही कंफर्म हो गया, तो प्रमोटर किसी प्रमोटर या डायरेक्टर का रिलेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्रमोटर का कोई भी रिलेटिव प्रमोटर या डायरेक्टर से रिलेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अमाउंट भी इसमें कुछ नहीं है, टर्म भी इसमें कुछ नहीं है, और इसमें एक तरीके से हम ये लिख सकते हैं कि हमें किस में चेक करना है। देखो चेक करने का तो हर किसी में वही है, कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट, ठीक है, तो ये ऊपर लिख लेना क्योंकि सब में तो लिखना पॉसिबल नहीं होगा। अब हम आते हैं क्लॉज सी पे, ठीक है, क्लॉज सी। क्लॉज सी में क्या बोला था मैंने, पिक्यूनियरी रिलेशनशिप, पिक्यूनियरी रिलेशनशिप, देखो स्पेलिंग पूरी लिख लेना, ठीक है। अदर देन रेम्यूनरेशन, कैटेगरी क्या है, अदर देन रेम्यूनरेशन, पूरा लिखना, एज सच डायरेक्टर और हैविंग ट्रांजेक्शन एक्सीडिंग व्हाट, 10% और मोर, एक्सीडिंग, देखो जहां मैं इक्वल टू करूं वहां पे ध्यान रखना, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है 10% है, 10%, ठीक है, ऑफ हिज इनकम, और हम ये बात किसकी कर रहे हैं, मिस्टर एक्स की, तो मिस्टर एक्स को ध्यान में रखना, ठीक है। किसमें नहीं होनी चाहिए, टर्म तो हुए हम देख लेंगे, किसमें नहीं होनी चाहिए, कंपनी, प्रमोटर और डायरेक्टर, मतलब सब में, वो मैंने आपको ऊपर चेक करने के लिए बोल दिया है, ठीक है। टर्म कितनी है, 2 फाइनेंशियल ईयर और करंट ईयर, ठीक है। नॉन एप्लीकेबिलिटी सेम जो ऊपर की है। अब क्लॉज डी में तो बहुत सारे हैं,
और ई में भी बहुत सारे हैं, और फिर आपका एफ। ठीक है, क्लॉज डी, पेन चेंज, क्लॉज डी। क्लॉज डी में आपको मैंने क्या बोला, हमें क्या देखना है, रिलेटिव्स। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, रिलेटिव। हमें देखना क्या है, ये तो कैटेगरी आएगी ना, हमें इसमें देखना है रिलेटिव्स को, कि मिस्टर एक्स का कोई भी रिलेटिव ऐसा ऐसा तो नहीं कर रहा। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या है, सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कितना नहीं होना चाहिए आपका, 50 लैक्स। 50 लैक्स क्या है, फेस वैल्यू, सिक्योरिटी और इंटरेस्ट ऑफ फेस वैल्यू, और नॉट एक्सीडिंग 50 लैक्स। ठीक है, 50 लैक्स तक अगर हो रहा है तो ठीक है, मतलब 50 लैक्स से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और 2 लाख ऑफ पेड अप कैपिटल, 2% ऑफ पीयूसी। ठीक है, इन होल्डिंग वोल्डिंग सब। तो ये दो कैटेगरी हो गई आपकी। हमें किसमें देखना है, 2 फाइनेंशियल ईयर्स और करंट ईयर। अब हमारा दोबारा क्या आएगा, इनडेटनेस। ठीक है, इनडेटनेस, ये सिक्योरिटी हो गया। अब हमारा आ गया इनडेटनेस। इनडेटनेस में क्या था हमारा, इन एक्सेस ऑफ 50 लैक्स। दोबारा सिर्फ ये 2% का, इसमें कोई कैटेगरी नहीं थी, ये थी। फिर हमारा क्या था इसमें, सिक्योरिटी और गारंटी। तो इसमें भी फॉर सच 50 लैक्स। 50 लैक्स, मैंने सिर्फ 50 लैक्स बोला है, मोर देन नहीं कराया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू 50 लैक्स। ठीक है, और ये भी आपका सेम है। फिर आपका डी पार्ट क्या आता है, पिक्यूनरी रिलेशनशिप। पिक्यूनरी रिलेशनशिप में मैंने क्या बोला था, कि अगर कोई भी उसका रिलेटिव है मिस्टर एक्स का, अमाउंटिंग टू 2% ऑफ और मोर, मतलब इक्वल टू मोर ऑफ ग्रॉस टर्नओवर। ठीक है, और टोटल इनकम। देखो प्लीज इसको ना फुल लिखना, क्योंकि मैं साथ में बोलती भी जा रही हूँ। ठीक है, सो ये चीज हो गई। ठीक है, और ये आपका क्या देखना है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, ठीक है, अब हमारा आता है ई पार्ट। ई पार्ट में भी आपको क्या देखना है, देखो इसमें हमने क्या देखा, रिलेटिव देखा। अब इसमें ही हिमसेल्फ। ठीक है, उसको खुद को देखना है, क्या वो केएमपी और एम्प्लॉय नहीं हो सकता। और ये आपका क्या होगा, सिर्फ तो एम्प्लॉय कैटेगरी आ गई, और ये 3 फाइनेंशियल ईयर्स, और इसमें करंट ईयर नहीं है, इसमें 3 फाइनेंशियल ईयर्स है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन में यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, कि अगर उस रिलेटिव का रिलेटिव अगर एम्प्लॉय है, अगर रिलेटिव एम्प्लॉय है तो चल सकता है। ठीक है, फिर आपका ई पार्ट में क्या था, ऑडिटर वाला सेकंड, ही हिमसेल्फ, नॉर ऑफ हिज रिलेटिव्स, नॉर रिलेटिव्स, किसी भी ऑडिटर्स, पीसीएस प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट ऑडिटर्स, या लीगल फर्म, या कंसल्टेंसी फर्म। तो कंसल्टेंसी फर्म में तो आपका 10% और मोर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आपने अगर अमाउंटिंग इन ट्रांजैक्शन करी है तो, और इसमें आ जाएगा आपका एम्प्लॉय, प्रोपराइटर और पार्टनर। ठीक है, ये चीजें हो गई 3 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और लास्ट है आपका वोटिंग पावर। वोटिंग पावर, ही हिमसेल्फ, दोबारा ही हिमसेल्फ। ठीक है, ये है टोटल वोटिंग पावर, और टोटल वोटिंग पावर कितना हो जाएगा, 2% और मोर, अगर उसने नहीं कराए तो ये आपका, ये भी आपको कब चेक करना है, ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पूरा मैंने जो बताया, ये आपका पूरा ये आपका पूरा ए एंड बी कैटेगरी हो गया है।
नहीं, ए कैटेगरी हुआ है और अपॉइंटमेंट ऑफ, हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन अभी बची हैं। डिस्क्वालिफिकेशन अभी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कि क्लास ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। तो इसको भी वाइंड अप करते हैं। इसमें हमने क्या देखा, डिन, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, और टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स पूरा हो चुका है। डिस्क्वालिफिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अभी तक जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आई विल मेक श्योर कि मैं टाइमली उसको रिड्रेस कर सकूं। और दूसरी चीज़, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और अच्छे से पढ़ो। अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, प्लीज़ इसको मतलब दिमाग में मत लाओ, प्रेशर फालतू का पड़ेगा, ठीक है। अल्टीमेटली जो भी डिसीजन होगा उस सिचुएशन को देख के होगा। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, तो आपके हाथ में क्या है, आपको सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। और इस चीज़ से परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है। सो अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ, ओके।